लेकिन एक कॉर्पोरेट पर फोकस करते हैं। पिछले कुछ तिमाहियों से रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी रौनक दिख रही है और कंपनियां कह रही हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स फटाफट बिक रहे हैं। इस तेजी में नॉर्मली प्लाईवुड और पेंट जैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी बढ़ जाती है। खासकर प्लाईवुड इंडस्ट्री में डिमांड सिचुएशन कैसी है, ये समझने के लिए कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ हैं सेंचुरी प्लाईवुड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। केशव जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए, डिमांड कैसी रही है? रियल एस्टेट में तो बूम है क्लियरली, प्रोजेक्ट्स कई प्रोजेक्ट्स तो मतलब आते हैं और 3 दिन के अंदर पूरे सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके लिए भी ये इसी तरीके से फेवर में होगा एज एन एंसिलरी इंडस्ट्री, लेकिन आप बताइए हमें। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो के लिए बुलाने के लिए। देखिए, क्या है कि अभी रियल एस्टेट में नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिमांड में थोड़ी मंदी दिख रही है। इसके पीछे प्राइमरी रीजन है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना। इंटरेस्ट रेट जितने इंक्रीज हो गए उससे ईएमआई बहुत इंक्रीज हुआ है और इसके चक्कर में लोग अपने डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो बिकॉज डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, इसीलिए होम इम्प्रूवमेंट या नए होम्स के रेनोवेशन पे या नए होम्स की फर्निशिंग पे अभी लोग होल्ड ऑन कर रहे हैं और इस डिसीजन को थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में बूम है वो हम हमारे जैसे कंपनीज को हेल्प करेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ईएमआई जो बढ़ी है इनकी वजह से एक थोड़ा नियर टर्म में प्रेशर आया है। तो Q4 क्या Q3 से इसका मतलब आपका थोड़ा मतलब खराब होगा, ये माना जा सकता है? नहीं, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आया है। प्लाईवुड में जनरली डिमांड थोड़ी वीक है, लेकिन क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं और क्योंकि हमने काफी सारे स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए हैं, तो सेंचुरी विल डू बेटर देन द मार्केट और इस क्वार्टर में भी हमारी परफॉर्मेंस अभी तक काफी अच्छी रही है। अच्छा केशव जी, जैसे कि आपने कहा कि डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड अगर आप देखें थोड़ा सा थिन पड़ रहा है यहाँ पे, जिसका इम्पैक्ट डिमांड पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कि एग्जैक्टली मौजूदा डिमांड में भी ग्रोथ आएगी कहां से। अब अगर मैं सारे सेगमेंट्स को देखूं, चाहे वो एमडीएफ हो, चाहे वो प्लाईवुड हो, चाहे वो लेमिनेट्स हो, अभी क्योंकि आपने मैं पिछले कुछ सालों से देखा हूं आप एमडीएफ पे काफी कैपिटलाइज कर रहे हैं एंड एमडीएफ काफी सब्सटेंशियल और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स कमांड भी करते हैं। आगे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे? अपने अभी का जो हालिया एडिशन था वो भी एमडीएफ में करा, कैपेसिटी एडिशन। आगे की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे इस वक्त, अगर मैं अगले 6 या फिर 9 महीने से साल भर की अवधि मान के चलूं तो? देखिए, हम सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारे सेगमेंट्स में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एमडीएफ में केपेक्स का अमाउंट ज्यादा होता है क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो कम रहता है। तो प्लाईवुड में आपको बहुत सब्सटेंशियल वैल्यू में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन कैपेसिटी काफी बढ़ रही है और उससे टर्नओवर काफी बढ़ेगी। लैमिनेट में भी सेम चीज है और एमडीएफ में क्योंकि केपेक्स ज्यादा है तो दिखता है कि एमडीएफ में ही केपेक्स हो रहा है, बट ऐसा नहीं। तो हमारे सारे सेगमेंट्स में हम बुलिश हैं। एमडीएफ में अभी हमारी नई कैपेसिटी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है होशियारपुर में, तो इसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा। प्लाईवुड में हमारी डिमांड अभी भी अच्छी है, इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए और लैमिनेट में भी हम नए सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इससे हमें आगे जाके ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे सारे सेगमेंट्स में नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ठीक दिख रही है। ओके, ग्रोथ ठीक है, मतलब सारे वर्टिकल्स ठीक कर रहे हैं आपके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी इस क्वार्टर में या फिर अगले और कुछ छोटे समय अवधि में कुछ प्राइस हाइक लेंगे आप? और अल्टीमेटली मेरा प्रश्न यही होगा कि इन प्राइस हाइक्स के साथ इस पूरे साल का अगर आप देखें प्राइस हाइक कितना हो जाएगा? और थोड़ा सा ये सर कि पोस्ट कोविड आई थिंक जो लोग थे उनका ब्रांड्स की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ बड़ा फोकस बढ़ गया था। क्या थोड़ा सा अब उनका स्लिप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ फिर बढ़ रहा है क्या? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। देखिए, हमने क्योंकि अलग कैटेगरीज में अलग डायनामिक्स होते हैं, तो हमने प्लाईवुड में जनवरी के अंदर ही एक प्राइस इंक्रीज किया है, बट पार्टिकल बोर्ड में एक प्राइस रिडक्शन भी हुआ है। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्राइस इंक्रीजेस रहे हैं। इन जनरल सारी सेगमेंट्स में लास्ट ईयर में मल्टीपल प्राइस इंक्रीज हुए और इसका प्राइमरी रीजन है कि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़े, टिम्बर का प्राइस बढ़ा है और बीच में केमिकल के प्राइस काफी बढ़ गए थे जो अब नॉर्मलाइज हो गए। अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज के बीच में जो एक चेंज आया था कोविड के बाद में कि ऑर्गेनाइज सेगमेंट
मार्केट शेयर ले रहा था अनऑर्गेनाइज से, मेरे हिसाब से अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। हमारे पास आंकड़े नहीं है क्योंकि अनऑर्गेनाइज का डेटा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ट्रेंड हमें दिख रहा है कि अभी भी ऑर्गेनाइज की तरफ मूवमेंट हो रहा है और लॉन्ग टर्म ये कंटिन्यू करेगा। शॉर्ट टर्म में भी अनऑर्गेनाइज के ऊपर काफी प्रेशर है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। ये तो एक लास्ट सवाल फिर, आप कह रहे हैं कि आप मार्केट लीडर है इस समय, मार्केट शेयर कितना है आपका और क्या उस पर एक आउटलुक रहेगा आपका, एक उस पर अगर अपडेट दे दो, और एक केपेक्स को लेकर अगर कोई अपडेट हो आपके पास। देखिए, प्लाईवुड सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर कोविड के पहले 25% ऑफ ऑर्गेनाइज सेगमेंट होता था और आज हम 30% पे हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके हम इस मार्केट शेयर को और भी बढ़ा पाएंगे। केपेक्स के ऊपर हमारे फ्रोजन केपेक्स प्लान जो मैंने पहले बताया था वो ही है। आंध्र प्रदेश में हम एक नया MDF और लैमिनेट यूनिट लगा रहे हैं और चेन्नई में हम एक नया पार्टिकल बोर्ड यूनिट लगा रहे हैं। तो ये सारे केपेक्स अगले 2 साल के अंदर होंगे। ओके, चलिए शुक्रिया केशव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी रखने के लिए सामने। थैंक यू। चलिए एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं, फंडामेंटल व्यू। गौरांग, ट्रैक किया आपने स्टॉक को? जी अनुज, और एज ए डिस्क्लोजर बुनियादी तौर पर खरीदारी की हुए आए हैं। और अनुज, एक ये बात है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हो रही है, तो आई थिंक दोनों नजरिए से अगर आप देखें, न्यू ऑर्डर मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट, मेरे और जिस तरीके से अभी मैनेजमेंट भी बता रहे थे कि वो अपना मार्केट शेयर काफी ऊपर लेके जाने की प्रयास में है। एक हाउ कैन आई से इट, एंसिलरी प्ले, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर पर बुलिश है तो जाहिर है आपको मेटल्स और सीमेंट पर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ सैनिटरी वेयर जो बनाती है कंपनियां, मिसाल के तौर पर कजरिया सिरामिक्स है, सेरा सिरामिक्स है, उस पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनियां जो है उस पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और जो प्लास्टिक पाइप बनाती है, वाटर सप्लाई जो होता है घरों में, आई थिंक वो सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक उभरता हुआ सेक्टर है, बदलाव आने के लिए समय लगेगा, लेकिन अगर आप सही क्षेत्र में, सही कंपनियों में सही समय पर हो, तो मेरे ख्याल से उसका लाभ आने वाले समय में आपको बिल्कुल आता हुआ दिखेगा। जी, दरअसल ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे थे, मैनेजमेंट से चर्चा इसलिए करिए आज हमने। दरअसल पोस्ट कोविड इस स्टॉक ने, इस पूरे सेगमेंट ने अपने करियर का सबसे बेस्ट गिरा देखा। दरअसल इस स्टॉक का भाव था 4 अगस्त 2020 को, जब लॉकडाउन फर्स्ट फेज अगर आप देखें क्लोज हो गया, इसका भाव था 9 सितंबर को लगभग 116 रुपए, और इसका ऑल टाइम हाई छुआ 750 रुपए का। मेरा प्रश्न इसलिए केंद्रित था प्राइस हाइक पे या फिर अनऑर्गेनाइज मार्केट पे, क्योंकि अब ये हो रहा है, यकीनन हो रहा है कि थोड़ा सा जब प्राइस सब्सटेंशियली हाई होता है ना ब्रांड के, तो आदमी क्या करता है, थोड़ा सा अनब्रांडेड सेगमेंट पे चला जाता है। वो चीजें हो रही हैं। और देखिए चार्ट्स में आपको एक चीज बताऊंगा, मानस आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपसे ये प्रश्न कुछ दिन पहले भी किया था कि अगर 470 या फिर 480 वॉलेट हो गया, तो दरअसल 480 से लेकर आपका 220 तक कोई भी कंसोलिडेशन का जोन नहीं है। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर किसी की होल्डिंग है यहां पर 480 के नीचे, आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पे? डाउट नहीं कि बहुत ही अहम सपोर्ट बीच हुए हैं। जो 480 का एक सपोर्ट था वो स्टॉक के लिए बहुत अहम था, और अगर उसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि कम से कम 375 375 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए का डाउन साइड करंट लेवल से, और ट्रेंड वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी तो यही है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो 480 से 490 के बीच में निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 510 रुपए के ऊपर करें। ओके, चलिए तो ये होगी बात सेंचुरी प्लाई की। फिर 40,000 से फिसल गया बैंक निफ्टी।